नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फ्रेंच जोग्राफर्स पार्ट फर्स्ट, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंच जोग्राफर पार्ट 2। नेक्स्ट है एलिसी रेकलेस। एलिसी रेकलेस जो है अराजकतावादी हैं, और एलिसी रेकलेस बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रांस के ये बहुत जो सफल विद्यार्थी हैं उनमें से शामिल हैं ये एलिसी रेकलेस। 1830 से 1905 इनके बारे में पढ़ते हैं। अराजकतावादी थे ये, और दृढ़ प्रतिज्ञा और आदर्शवादी विचारक थे। अराजकतावादी ये थे कि ये क्रांतिकारियों को समर्थन देते थे, और क्रांतिकारी आदर्श में इनका विश्वास था। और जो राजनीति थी उस समय की उसके साथ इनका विरोध चल रहा था, तो अराजकतावादी घोषित कर दिया था इनको, और कभी इंग्लैंड भागे जाना पड़ता था। तो इनका क्या है कि बहुत ज़्यादा निर्वासित जीवन रहा इनका, और इनका जो भी वर्क है, जितना इन्होंने काम किया उस हिसाब से इनको पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई। कहने का मतलब यही है कि अराजकतावादी होने के कुछ तो नुकसान उठाने पड़ेंगे इनको। तो कभी इनको इंग्लैंड भागे जाना पड़ा, बार बार निर्वासित जीवन जी रहे थे ये, क्योंकि राजनीति के साथ इनका अंतर्द्वंद चल रहा था, और क्रांतिकारी विचारक थे ये। देखते हैं डिटेल में इनके बारे में। जो रेकलेस हैं वो फ्रांस के महान शिष्यों में आते हैं, रिटर के महान शिष्यों में आते हैं। देखते हैं इसमें 1857 में जो रेकलेस हैं वो फ्रांस लौटे, और वहाँ इनकी मित्रता किससे होती है? महान अराजकतावादी या अग्रणी अराजकतावादी कह सकते हैं, मिखेल बाकुनिन या माइकल बुकानिन भी कह सकते हैं उसको, बुकानन से हुई। तो ये भी पूछा जा सकता है। रेकलेस जो है वो सामाजिक अराजकतावादी था। इस शब्द का मतलब आप समझ पाए होंगे। सामाजिक अराजकतावादी था, क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेता था, और 1876 से 67 में ला टेरे व्यवस्थित प्राकृतिक भूगोल की रचना कर ख्याति अर्जित की। ला टेरे का मतलब होता है व्यवस्थित प्राकृतिक भूगोल। और सर्वाधिक जो प्रसिद्धि है वो प्रादेशिक भूगोल नोवुले जोग्राफी यूनिवर्सले, ये भी फ्रेंच शब्द है। 1875 से 94 में आई थी, और 19 जिल्दों में प्रकाशित हुई थी। अब रिटर के शिष्य हैं, तो रिटर से महान काम करेंगे ये। देखते हैं इनका वर्क, देखते हैं। 19 जिल्दों में प्रकाशित हुई, वॉल्यूम्स में प्रकाशित हुई, और इनकी ये जो कृति है वो इतनी स्पष्ट और परिशुद्ध थी कि अर्धकुंडे जो रिटर की थी, पृथ्वी का विज्ञान, उससे भी ज़्यादा इसको लोकप्रियता हासिल हुई। और रेकलेस का कार्य विश्व भूगोल व विशेष देशों के संदर्भ में एक मॉडल सिद्ध हुआ। ये जो बुक है इसमें इतना अच्छा वर्णन था कि वो अन्य जो देशों में जो प्रादेशिक भूगोल या विश्व भूगोल का जो वर्णन था उसमें एक मॉडल नियम निरूपण के रूप में सिद्ध हुआ, और उसे भौगोलिक अध्ययन का विश्व कोश के स्तर का परिणाम मिला। इतनी अच्छी बुक थी इनकी। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत रचनात्मक भूगोलवेता थे ये, और जीवन के अंतिम भाग में इन्होंने ला होम एट ला टेरे लिखी। अब आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो ला टेरे है उसकी अगर तुलना करना चाहें तो किससे होगी? रिटर की अर्धकुंडे से। तो ध्यान में रखना आप, ला टेरे की तुलना किससे होगी? अर्धकुंडे से, ला टेरे की अर्धकुंडे से। नेक्स्ट देखते हैं। ला होम एट ला टेरे जो है उसका जो भी प्रकाशन हुआ था वो मृत्यु उपरांत हुआ था। 1905 से 1908 में प्रकाशित हुई थी, और ये सोशल ज्योग्राफी की श्रेणी में रखी जाने वाली इनकी रचना थी। इस पुस्तक में मानवीय जीवन का ऐतिहासिक वृत्तांत और पृथ्वी पर संसाधनों के उपयोग की चर्चा सम्मिलित है। तो ला होम एट ला टेरे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो पृथ्वी है उस पर संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार से हो, संसाधनों का उपयोग कैसे हो, उसका इसमें वर्णन है। और रेकलेस ने बहुत सारे यात्रा वृत्तांत है उन पर भी लेख प्रकाशित किए थे। और रिटर की भांति रेकलेस की रुचि भी मानवीय पक्ष में थी भूगोल के, तो मानवीय पक्ष के विचारक थे ये। नेक्स्ट है। भूगोल में आधुनिक नगर नियोजन के मध्य तथा समाज विज्ञान के मध्य इन्होंने संबंध दर्शाए, और संभववादी विचारक थे ये। जितने भी आएंगे लगभग फ्रांस वाले संभववादी होंगे। जो नियतिवादी होंगे हमें वो छांटना पड़ेगा कि हाँ इतने सारे संभववादी है, तो इनमें जो नियतिवादी है वो कौन सा है, वो हमें स्पेशल उस पर अटेंशन डालनी पड़ेगी। देखते हैं। वातावरण के प्रभाव को प्रभावहीन करने में वह मानव को समर्थक मानता था, कि मानव है वो समर्थ है
जो भी वातावरण का प्रभाव है उसको प्रभावहीन कर सकता है। वो अपने संसाधनों का उपयोग करके वातावरण को प्रभावहीन कर सकता है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। जो रेकलेस है वो फ्रांस के समाजवादी फ्रेडरिक लीपले और स्कॉटिश जीव विज्ञानी समाजशास्त्री व नियोजक पैट्रिक गेडीज को हम आगे जब अर्बन प्लानिंग पढ़ेंगे या टाउन प्लानिंग पढ़ेंगे उसमें फिर पढ़ेंगे पैट्रिक गेडीज को। और जो लीपले है समाजशास्त्री है, इनको भी आगे डिटेल में पढ़ लेंगे हम। पैट्रिक गेडीज को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लीपले का यही थोड़ा वर्णन प्रस्तुत करेंगे। तो ये इनसे प्रभावित थे, रेकलेस से प्रभावित थे ये, और इनके संपर्क में बना था। रेकलेस के जीवन की अंतिम दशाब्दी में पैट्रिक गेडीज उसका अच्छा दोस्त बन गया था और रेकलेस के विचारों को इसने ब्रिटेन में प्रसारित किया था। किसने? पैट्रिक गेडीज ने। और उसके सामाजिक भूगोल के विचारों में पर्याप्त रुचि दर्शाई, जिनको गेडीज नियोजन और व्यवहारिक शोध में प्रयोग कर सका। गेडीज जो है वो रेकलेस से प्रभावित होकर और नियोजन और व्यवहारिक शोध में उसने अपना वर्क किया। तो लीपले और गेडीज दोनों ही किससे प्रभावित थे? एलिसी रेकलेस से। रेकलेस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है और इसका थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं। अब देखिए, हमने एक पहले स्टेटमेंट पढ़ा था कि जो स्मिट है, स्मिट उसने फ्रांस का रीटर कहा था एलिसी रेकलेस को। जब हमने रीटर पढ़ा था तो रीटर के शिष्य पढ़े थे, उसमें हमने ये पढ़ा था कि रेकलेस जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण और बहुत ख्याति अर्जित करने वाला शिष्य था। तो जो स्मिट है उसने कहा था, फ्रांस का रीटर कहा था। तो आपको ध्यान में रखना है, वहाँ तो हमने डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ा था, यहाँ हम पढ़ लेते हैं कि क्यों कहा था। तो देखिए, अपनी लेखन शक्ति के कारण रेकलेस है वो फ्रांस का रीटर कहलाया। रीटर जो है उसने अर्धकुंडे ग्रंथ लिखा था, आर्मचेयर जोग्राफर था, एम्पेरिकल जोग्राफर था, निगमनात्मक उसकी अप्रोच थी। और लिखने में कमरे में उसने ये भी कहा था कि भूगोल है वो कमरे में बैठकर पढ़ाई करने का विषय नहीं है, फील्ड में स्टडी करने का है। पृथ्वी के नियमों के बारे में पृथ्वी से पूछो, स्वयं पृथ्वी से पूछताछ करनी चाहिए। पर उसका लेखन जो था व्यवस्थित लेखन था। उसी प्रकार से जो रेकलेस है उसका भी लेखन में बहुत योगदान है। लेखन शक्ति के कारण वो फ्रांस का रीटर कहलाया। तो कारण भी पता होना चाहिए कि फ्रांस का रीटर क्यों कहलाया। नेक्स्ट देखते हैं, उसकी जो जीवन शैली है रेकलेस की, वो सुबोध, विस्तृत, व्यवस्थित, संतुलित, बहुत सुगम्य होती है ना, जिसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपने इजी वे में पढ़ सकते हैं। तो उस प्रकार की उसकी जीवन शैली थी। उसने अपने लेखों को 3000 मानचित्रों से प्रमाणित बनाया। सूचनाएं इधर उधर से नहीं ली हुई थी, एक प्रूफ के साथ सूचनाओं को प्रस्तुत किया हुआ था और विश्व की परिसमितियों की परिशुद्ध तस्वीर थी। बहुत शुद्ध वर्क था इनका। तो इनकी जो बुक थी उसको अर्धकुंडे से भी ज़्यादा इसको जो प्रमाणिक बुक थी ये। और जो रेकलेस है उसको फ्रांस के बाहर उसका जो भी बहुत उसको ख्याति मिली थी, फ्रांस में नहीं मिल पाई थी। अराजकतावादी विचारों के कारण बहुत निर्वसन इसको जीवन जीना पड़ा था। और जो उसका जो जीवन है वो बहुत साधारण, ज़्यादा इसको ख्याति नहीं मिल पाई थी। कोई अकादमिक प्रोफेसर पदों पर भी ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाया था। तो ये भी हम अराजकतावादी होने के कारण ये इसको लॉस उठाने पड़े थे। नेक्स्ट देखते हैं, अपनी कृति ला होम एट ला टेरे द अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेट अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेट का मतलब निवास के रूप में उसने जोर दिया कि मनुष्य वातावरण की उपज नहीं है परंतु वह उसका महत्वपूर्ण भाग है। ये सारे जो स्टेटमेंट है ये संभववादी जो विचारधारा है उसकी तरफ संकेत करते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इनके। रेकलेस की मान्यता थी कि मनुष्य ने प्रकृति में स्थापित संतुलन को भंग कर दिया है और प्राकृतिक वनस्पति व जीव जंतुओं को नष्ट कर दिया है। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए पालतू पशु व खेतीहर फसलों को स्थान देकर प्राकृतिक सामंजस्य को ही मिट दिया है, ऐसा इनका विचार था। और रेकलेस ने वस्तुतः मानव प्रकृति के अंतर संबंधों का विवेचन वैज्ञानिक रीति से किया, ये हमें यहाँ ध्यान रखना है।
मानव और प्रकृति के मध्य जो संबंध है, क्या संबंध होने चाहिए, उनका एक वैज्ञानिक सिस्टमेटिक क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत किया। लुसियन फेब्रे को देखते हैं अपन। लुसियन फेब्रे की इमेज शो हो रही है स्क्रीन पर। लुसियन फेब्रे के बारे में, ये भी संभववादी विचारक थे, इनके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। लुसियन फेब्रे 1878 से 1956, ये इनका समय है। फ्रांस के सामाजिक और मानव भूगोलवेता हैं ये, लगभग हमने जितने भी पढ़े हैं लगभग सामाजिक और मानव भूगोलवेता ज़्यादा पढ़े हैं। इनका जो अध्ययन उपागम है वो है हिस्टोरे टोटली, ऐतिहासिक वृत्तांत। ये पूछा जा सकता है अध्ययन उपागम इनका हिस्टोरे टोटली या ऐतिहासिक वृत्तांत। बुक्स देखते हैं इनकी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने बुक्स होती हैं। ए ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री 1925 में पब्लिश हुई थी ये। ए न्यू काइंड ऑफ हिस्ट्री, 2 इनकी बुक्स हैं। नेक्स्ट इनका योगदान देखते हैं। योगदान संभववाद शब्द दिया था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संभववाद शब्द जो है वो लुसियन फेब्रे का है, सर्वप्रथम प्रयोग किया था इन्होंने। इनका स्टेटमेंट देखते हैं। प्रकृति अनिवार्यताएं खड़ी नहीं करती बल्कि वो संभावनाएं प्रस्तुत करती है, और इन संभावनाओं का स्वामी मनुष्य है, वह इनका उपयोग अपने निर्णय द्वारा मानवीय छांट के द्वारा करता है। अब मानवीय छांट जो शब्द आया है वो आपको ध्यान रखना है कि मानव के सामने बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, अब उसको छांटना है कि हाँ वो किन संभावनाओं पर वर्क करना चाहता है। जैसे आपके पास भी करियर के बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो आपके पास संभावनाएं हैं, अब आपको छांटना है कि हाँ अगर मैं इन 2 पे या इन 1 पे फोकस करूं तो मैं ज़्यादा जल्दी सफल हो सकता हूं, ज़्यादा अच्छा अपना प्रोडक्टिव वर्क कर सकता हूं। तो यही इन्होंने बताया, मानवीय छांट द्वारा जो मानव है उनका उपयोग करता है। मानवीय छांट डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, फेब्रे के अकॉर्डिंग मानव जो है वो पृथ्वी का एजेंट है, न कि बिस्ट या देवता, गुलाम, पशु, कुछ भी कह सकते हैं। बिस्ट का मतलब अगर टर्मिनोलॉजी देखें तो देवता या पशु हो सकता है, और अगर भाव देखना चाहें तो दास या गुलाम। फेब्रे ने क्या कहा कि मानव है वो केवल और केवल पृथ्वी का एजेंट है, एक कारक है, न कि कोई दास या गुलाम है। जैसे कि नियतिवादी जो विचारक थे उनकी सोच थी कि मानव जो है वो गुलाम है और प्रकृति की धूल मात्र है, ऐसा जो भी अपन नियतिवादी हमने पढ़े थे उनका ऐसा मानना था। परंतु लुसियन फेब्रे ने इस तथ्य को नकार दिया कि मानव है वो कोई गुलाम या पशु या दास नहीं है, वो उसमें एक एजेंट है। इससे पहले एक साइंटिस्ट और पढ़ लेते हैं अपन, एक महत्वपूर्ण भूगोलवेता है उनको पढ़ लेते हैं, लीपले। लीपले 1876 से 1956 और समाज विज्ञानी और अर्थशास्त्री थे। ये बुक थी इनकी ला रिफॉर्म सोसिले, मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, स्टार मार्क कर सकते हो आप इसमें। योगदान देखते हैं, इन्होंने स्थान कार्य समाज की संकल्पना दी। स्थान कार्य समाज, प्लेस वर्क फोक, तो इसको इंग्लिश में भी याद रखना है क्योंकि इंग्लिश में अपने को ज़्यादा वर्क करना है। प्लेस वर्क और फोक, जिसमें पारिवारिक आय बजट प्रणाली को समझाया था। सबसे पहले इन्होंने ही बताया कि एक परिवार है, अगर उसका भी अगर अध्ययन करना चाहे तो उसमें परिवार का जो आय होगा या बजट होगा उसमें कैसे बैलेंस बनाया जाए, तो उसके बारे में सामाजिक भूगोलवेता थे ये, तो अर्थशास्त्री भी थे, तो उस हिसाब से इन्होंने बजट प्रणाली को समझाया। ये नियतिवादी विचारक थे और प्रभावित किससे थे? संभववादी विचारक रेकलेस से प्रभावित थे। ये रेकलेस के विचारों से प्रभावित थे। लास्ट जो स्लाइड थी उसमें हमने देखा था, रेकलेस से प्रभावित थे। इस विचारधारा को विकसित करने का कार्य आगे जो लीपले सोसाइटी है या लीपले की जो अवधारणा है स्थान कार्य समाज, प्लेस वर्क फोक की जो अवधारणा है, उसको विकसित ब्रिटिश भूगोलवेता थे जो पैट्रिक गेडेज, उन्होंने इसको आगे विकसित किया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि लीपले जो सोसाइटी है उसको किसने आगे विकसित किया? तो पैट्रिक गेडेज जो है उन्होंने इस पे आगे कार्य किया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये आपको सिर्फ याद रखना है कि कौन कौन से ज्योग्राफर हैं, या फिर इतना ही याद रखना है कि हाँ डिफाउंटे, ब्लेंचार्ड, अगर ये नाम आ रहे हैं तो ये फ्रांसीसी भूगोलवेता है। ज़्यादा इनका योगदान नहीं है, एक ब्रीफ स्टडी करेंगे हम इनकी।
और अगर आप डिटेल स्टडी करना चाहें तो मैटर दिया हुआ है, आप इसको डिटेल में भी स्टडी कर सकते हो। देखते हैं डिफाउंटे। डिफाउंटे से पहले इमैनुअल डी मार्टोनी को देख लेते हैं। इमैनुअल डी मार्टोनी जो है ये भी ब्लांस के शिष्य थे। इनका वर्क देखते हैं। इमैनुअल डी मार्टोनी जो है ब्लांस के शिष्य रहे हैं। डिमांजिया जो थे उनके ये दोस्त रहे हैं। देखते हैं डी मार्टोनी 1873 से 1955 इनका समय, और ये ब्लांस के दामाद थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दामाद थे। बहुत सारी जो सोसाइटीज़ हैं उनमें ये प्रेसिडेंट रहे और प्रोफेसर भी रहे। सारगोन विश्वविद्यालय भूगोल में भूगोल के प्रोफेसर रहे ये, और फ्रांस के मानव भूगोलवेता थे। लगभग अपन मानव भूगोलवेता ही देखते आ रहे हैं अब तक। प्रादेशिक भूगोल पर भी इनका वर्क था। इनकी बुक देख लेते हैं। इनकी बुक्स हैं ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ फ्रांस, भूगोल की समस्याएं, फ्रांस का आर्थिक भूगोल। अब देखिए भूगोल की समस्याएं जो है वो है मार्टोनी की, और जो मानव भूगोल की समस्याएं हैं वो है डिमांजिया की। तो कंफ्यूज नहीं होना है, भूगोल की समस्याएं और मानव भूगोल की समस्याएं। इसकी डिटेल स्टडी करना चाहें आप तो इसको और ध्यान से देख सकते हैं। लीडर थे ये फ्रेंच ज्योग्राफी 1918 से 1945। इनका वर्क था 1892 में। और विडाल डीला जो ब्लांस है उनके जितने भी जो वर्क हैं इनको आगे बढ़ाने का काम जो था वो मार्टोनी ने किया था। तो देखते हैं जो और इम्पोर्टेंट ज्योग्राफर हैं उनको देखते हैं। डी फाउंटे, पियरे डी फाउंटे 1894 से 1978 फ्रांसीसी मानव भूगोलवेता, शिष्य थे ब्लांस के, और मानव भूगोल के दो पक्ष बताए थे। कौन कौन से? किसी क्षेत्र के निवासियों का अपने वातावरण से संघर्ष का चित्रण किया, और दूसरा जो पक्ष बताया उसमें परिणामों का, संघर्ष के जो परिणाम हैं उनका विश्लेषण किया। अब किसी क्षेत्र के निवासियों का वातावरण से संघर्ष का क्या मतलब होता है कि जैसे जो रेगिस्तानी जो कल्चर है उसमें रहने वाले जो भी निवासी हैं वहाँ के, तो उनको धूल भरी आंधियों का सामना करना पड़ता है, और वहाँ जो वातावरण की जो अनिश्चितताएं हैं उनका इनको किस प्रकार से वो उस वातावरण में अपने आप को समायोजन कर पाए उसका इन्होंने चित्रण किया है। दूसरे खंड में जो संघर्ष के जो परिणाम रहे, कैसे उनका ओरिजिन हुआ, उसके बाद उनका विकास हुआ, तो उस जो परिणाम थे उनका विश्लेषण किए हैं दूसरे पक्ष में। नेक्स्ट देखिए ब्लेंचार्ड, आर ब्लेंचार्ड इनका पूरा नाम है, आर ब्लेंचार्ड। आर ब्लेंचार्ड जो है वो फ्रांस के नगरीय भूगोलवेता थे, शिष्य भी थे, और नगरीय बस्तियों का अध्ययन किया था। इनका जो लेख है वो देखते हैं 1922 में लेख प्रकाशित हुआ था, मेथडोलॉजी ऑफ अर्बन ज्योग्राफी। तो इनको आपको ध्यान में रखना है इतना कि ये फ्रांसीसी भूगोलवेता थे, और इनका वर्क कहाँ है वो भी आपको ध्यान रखना है। अर्बन ज्योग्राफी में इनका योगदान था, नगरीय बस्तियों के अध्ययन में इनका योगदान था। नेक्स्ट देखते हैं अपन ब्लेंचार्ड का डिटेल स्टडी करना चाहें तो इसमें ये क्या थे, मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी में से एक थे, और रीजनल जो मोनोग्राफ थे, फ्लैंडर्स जो श्रेणी है उस पर इन्होंने रीजनल मोनोग्राफ लिखा था, तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं आप। इनकी एक जो एनाल्स आया था इनका 1902 में, एनाल्स डी ज्योग्राफी 1902, और ब्लेंचार्ड जो थे वो क्या थे, इम्पेरिकल जो मेथड है, जो अनुभाविक जो विधि है उसके ये जो विचारक थे, और ज्योग्राफिकल जो स्टडी करी इन्होंने उसमें अनुभाविक जो विधि है उसका प्रयोग किया। तो इसकी डिटेल में स्टडी कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट ज्योग्राफर्स हैं, इनका वर्क किस क्षेत्र में है ये हमें याद रखना होता है। आंद्रे सिगफ्रिड, आंद्रे सिगफ्रिड जो है वो 1875 से 1959 समय है इनका, और ये राजनीतिक आर्थिक भूगोलवेता थे। पॉलिटिक्स ज्योग्राफी फ्रांस इनकी बुक थी। फ्रांस का राजनीतिक भूगोल, इसका हिंदी में अनुवाद करें तो फ्रांस का राजनीतिक भूगोल। फ्रांस के राजनीतिक दलों और चुनाव में भौगोलिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, इसका इन्होंने विश्लेषण किया। ये बेसिकली चुनाव जो है उन पर भौगोलिक जो स्थान है उनका कैसे प्रभाव पड़ता है, भौगोलिक सीमा का कैसे प्रभाव पड़ता है, उसका इन्होंने अध्ययन किया, फील्ड वर्क था। अब इसको अगर याद रखना चाहें तो छोटी सी ट्रिक है इसकी, आप याद रख सकते हो
कि जो सिगफ्रीड है, सिगफ्रीड से सिगरेट आप मान सकते हो, सिगरेट पिलाकर चुनाव प्रचार करता था, ऐसा आप मान सकते हो। तो चुनाव प्रचार मतलब रिश्वत देनी होती है, हर चुनाव में रिश्वत चलती है, तो आप ऐसे मान सकते हो कि ये सिगरेट पिलाकर चुनाव प्रचार करता था। तो इसको भी ध्यान रख सकते हो। बहुत सारे विद्वान आएंगे, बहुत सारे जोग्राफर आएंगे, आप कैसे उनको याद रख सकते हो। ह्यूमन माइंड है, कैपेसिटी एक इनफाइनाइट कैपेसिटी नहीं है। चीज़ों को ट्रिक्स से अपन याद करना सीखेंगे, छोटे छोटे न्यूमोनिक्स बना के याद करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट, सिगफ्रीड जो है वो सिगरेट पिलाकर चुनाव प्रचार करता था, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ, इनका योगदान जो है वो राजनीतिक या जो इलेक्शन ज्योग्राफी है उसमें इनका योगदान है। डिटेल स्टडी कहाँ करेंगे, जब पॉलिटिशियन जो या इलेक्शन इलेक्टोरल जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मैक्समिलियन सोरे। मैक्समिलियन सोरे हैं, उनका समय है 1880 से 1962। लगभग ब्लांस के शिष्य हैं सभी, तो ये भी शिष्य हैं। फ्रांस के मानव भूगोलवेत्ता हैं और मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र व उद्देश्य पर कार्य किया। और बुक थी इनकी मानव भूगोल के जैविक आधार। तो इसको कैसे याद रखोगे आप बुक को, बुक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो सोरे से क्या ले सकते हैं, सोरे का मतलब होता है जो जैविक, जो छोटे छोटे जो सिर में जो कीड़े पड़ जाते हैं जैविक, उनको सोरे बोलते हैं। तो सोरे मान सकते हैं अपन जैविक जूं जो होती है, कीड़े होते हैं जो, उनसे रिलेटेड कर सकते हैं। जैविक आधार को सोरे से रिलेट कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिक अच्छी नहीं लगी तो आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हो और कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अगर ट्रिक बहुत बुरी लग रही है तो मैं भी इनमें सुधार कर सकती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं जीन गोटमैन। जीन गोटमैन जो है 1915 से 1994 इनका समय है और नगरीय भूगोलवेत्ता थे ये। नगर प्रदेश पर इन्होंने काम किया है, यूरोप महाद्वीप के महानगरों का अध्ययन किया। इन्होंने जो फ्रांस के ये भूगोलवेत्ता थे और इनका वर्क जो है वो यूएसए, यूरोप महाद्वीप, इन पर इनका वर्क है। अब इसको आप कैसे याद रखोगे, इसको बहुत बार पढ़ेंगे अपने, याद हो जाएगा। एक बार यहाँ कैसे याद रखोगे, उसको याद रखने के लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ आपको। इनकी जो बुक है वो है मेगालोपोलिस, और मेगालोपोलिस शब्दावली का प्रयोग किया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेगालोपोलिस। और देखते हैं यूएसए के पूर्वी तट पर जो जुड़वा शहर है उनके लिए इन्होंने ये शब्द यूज किया था। गैरी और शिकागो जो शब्द हैं, अगर आप इनकी लोकेशन देखना चाहें, गैरी और शिकागो दो जुड़वा शहर हैं, तो उन पर इनका अध्ययन था, गैरी शिकागो। तो आप चेक कर सकते हो एटलस में, गैरी शिकागो नगरों पर इनका अध्ययन था, जुड़वा नगर। आगे हम जब अर्बन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे कंसेप्ट फिर आएंगे, टर्मिनोलॉजी, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम एक अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं कि ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं, केवल इतना ही बना रहे हैं। तो देखते हैं इसको कैसे याद रखेंगे कि एक सेंटर है, मेगा सेंटर है, वहाँ पर एक गोट बंधी हुई है और वो पेरीफेरी पर चढ़ती है या पेरीफेरी पर चलती है। ऐसे एक ट्रिक से बना के याद रख सकते हैं आप कि एक सेंटर पे एक गोट बंधी हुई है और वो पेरीफेरी पर, पेरीफेरी का मतलब है परिधि, तो सेंटर एंड पेरीफेरी पर भी इनका वर्क था। इनकी दो बुक थी, मेगालोपोलिस और सेंटर एंड पेरीफेरी। तो गोट बंधी हुई है मेगा सेंटर पर और मेगा सेंटर से मेगालोपोलिस हो जाएगा और सेंटर एंड पेरीफेरी दो इनकी बुक हो जाएगी। 1980 में इनकी बुक प्रकाशित हुई थी ये। नेक्स्ट देखते हैं जे अंसेल। जे अंसेल जो है ये फ्रांस के राजनीतिक भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने यूरोप का राजनीतिक भूगोल लिखा था। तो अभी तक जो भी हमने पढ़े मानव भूगोलवेत्ता थे, ठीक है। मानव जो भूगोल है उसका जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है। मानव भूगोल में कृषि, जो कृषि है, औद्योगिक अवस्थिति है, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट है, सारी राजनीतिक सब कुछ आ जाता है उसमें। पर ये पर्टिकुलर किस में थे, राजनीतिक भूगोलवेत्ता, राजनीतिक जो ज्योग्राफी है उसमें इनका योगदान है। यूरोप का राजनीतिक भूगोल लिखा और ये हृदय स्थल सिद्धांत है, जो मैकेंडर का जो हृदय स्थल सिद्धांत आया था उसके ये विरोधी थे और ये हाउसहोफर के भी विरोधी थे, हाउसहोफर के भी विरोधी थे। हाउसहोफर ने भी, ये भी जियोपॉलिटिक जो ज्योग्राफर था, हम जियोपॉलिटिक्स पढ़ेंगे, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हाउसहोफर का भी विरोधी था जे अंसेल। शेल का विरोध किया था।
हर्ट ने शेल का विरोध किया था। हर्ट ने शेल का विरोध, शेल जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है, ये हम जानते हैं, तो इसको ऐसे थोड़ी सी ट्रिक से याद रख सकते हैं। हर्ट ने, शेल ने हर्ट का विरोध किया था। शेल से हो जाएगा अनसेल, हर्ट से हो जाएगा हर्टलैंड सिद्धांत। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा जो ज्योग्राफर है इसमें, उसने हर्ट शेल जो हर्टलैंड जो सिद्धांत है मैकिंडर का, उसका विरोध किया था, या हाउसहोफर की जियोपॉलिटिक्स जो स्ट्रेटेजी थी उसका विरोध किया था। नेक्स्ट देखते हैं अपने एम डुबोए। एम डुबोए जो है औपनिवेशिक भूगोल पर इनका वर्क था, और इनकी बुक थी वो भी औपनिवेशिक भूगोल थी। छोटे छोटे जो इनके वर्क हैं इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं अपन, इनको शब्दों से याद रखना है, और इनकी बुक क्या थी या इनका फील्ड वर्क क्या है वो ही हमें ध्यान रखना है। एम डुबोए जो है उसको कैसे याद रख सकते हैं कि अगर कोई भी प्रदेश है उसमें अगर उपनिवेश जो राज्य होता है, उपनिवेश अगर आ जाता है उसमें, तो उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो डूब जाती है, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था का उसका हनन करता है और जितने भी संसाधन होते हैं उनमें लूटपाट करता है बुरी तरह से। तो जो उपनिवेशिक जो साम्राज्य होता है उसमें अर्थव्यवस्था डूब जाती है। तो एम डुबोए से याद रख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को डुबो देता है जो उपनिवेश होता है वो। तो उपनिवेशिक भूगोल इनकी बुक थी, यही याद रखना है, आपको याद रहे इसलिए ये ट्रिक्स बनाई गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं पियरे गोरू। पियरे गोरू जो है उसका वर्क है उष्णकटिबंधीय, फ्रांस का उष्णकटिबंधीय भूगोलवेता था ये, और उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश हैं उनका अध्ययन किया था इन्होंने, और इनकी बुक आई थी 1959 में, उष्णकटिबंधीय भूगोल। उष्णकटिबंधीय भूगोल 1959 में इनकी बुक आई थी। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि ये था तो गोरा, पर ये क्या करता था, काले संसार का अध्ययन करता था। काले संसार का मतलब उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश हैं वहाँ पर जो भी ह्यूमन कल्चर होता है वहाँ का, तो वहाँ पर जो भी जनजातियाँ हैं या वहाँ के निवासी हैं वो क्या होते हैं, लगभग काले रंग के होते हैं। तो क्या ट्रिक बनाई हमने कि गोरू था ये काले संसार का या उष्णकटिबंधीय संसार का अध्ययन करता था। तो इसको भी आप अच्छे से याद रख सकते हो। नेक्स्ट जी हार्डी। जी हार्डी जो हैं वो भी फ्रांस के उपनिवेशिक भूगोलवेता थे, उपनिवेशिक भूगोलवेता थे। इनकी बुक है वो भी उपनिवेशिक भूगोल है, और 1933 में ये बुक आई थी। तो इसको बहुत घटिया सी ट्रिक है इसकी, फिर भी याद रखना चाहो तो कि फ्रांस है वो एक बहुत विकसित प्रदेश है, वहाँ पर उपनिवेश करना है वो बहुत ही हार्ड है। तो इसको याद रख सकते हो कि फ्रांस में उपनिवेश भूगोल है वो बहुत हार्ड है, हार्ड जी। तो जी हार्ड से हो जाएगा हार्ड। फ्रांस में उपनिवेश भूगोल बहुत विकसित होने के कारण वहाँ पर उपनिवेश करना, कॉलोनी बनाना बहुत मुश्किल है। आज की क्लास में हमने डिटेल स्टडी करी है फ्रांसीसी भूगोलवेता की, और जो फ्रांसीसी जो संप्रदाय है, फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट है, उसमें जितने भी भूगोलवेता हैं हमने उनका अध्ययन किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है उनका अध्ययन कर लिया। आगे इनका जो भी फील्ड आएगा उसमें एक बार फिर इनका अध्ययन कर लेंगे। यहाँ इसलिए पढ़ाया गया है कि आपको अगर बार बार पढ़ाया जाए तो आपको ज़्यादा याद रहेंगे। एक बार हमने यहाँ पढ़ लिया, थॉट के माध्यम से पढ़ लिया, फिर इनका फील्ड जो आएगा उसमें फिर से अध्ययन कर लेंगे। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से इनको रिवाइज कीजिए। कैसे याद होंगे ये आपका काम सोचने का नहीं है, फिर फील्ड में पढ़ेंगे, बहुत बार इनको रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये अच्छे से याद हो जाएंगे। तो फ्रांसीसी जो संप्रदाय है उसका हमने अध्ययन कर लिया, उसके नोट्स बनाइए प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में, रिवाइज कीजिए बार बार, अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे हम आपके लिए। तो आज का लेक्चर कैसा रहा, लेवल कैसा था, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ हो।